एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये डिस्कस किया जाता है कि इस ब्लॉक के एलिमेंट्स जब दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करेंगे तो बनने वाले सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा और वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बेसिस पे या सॉल्युबिलिटी बेसिस पे किस तरह बिहेव करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक बात हम सबसे पहले करें कि एस ब्लॉक एलिमेंट में हम अल्कली मेटल्स की बात करें और अल्कली मेटल्स के जो मेंबर होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनके लिए हम एक वर्ड कह सकते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। और इनकी हाईली रिएक्टिव नेचर के पीछे क्लियर वजह है। पहला तो साइज बहुत ज़्यादा है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड से इनकी पोजीशन है जो सबसे बड़ी साइज़ के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके आगे राइट में जो भी आने वाले हैं सब छोटे साइज़ के हैं। तो पहली वजह वेरी लार्ज साइज, और दूसरी वजह जो इन्हें हाईली रिएक्टिव बनाती है वो है वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि साइज़ बड़ी होना और आयोनाइजेशन एनर्जी का कम होना इसके लिए वजह है, तो लिथियम से लेकर सीजियम तक जाने पर साइज़ बढ़ती जाएगी और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं तो जो सबसे कम रिएक्टिव इनमें माना जा सकता है वो लिथियम माना जा सकता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में इसकी रिएक्टिविटी बाकियों से भी ज़्यादा होगी तो डिस्कस किया जा चुका है इससे पहले जो हमने पढ़ा था, और आज पर डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका आरपी जो है मोस्ट नेगेटिव होता है। मगर यदि मैं सॉलिड स्टेट के बेसिस पे कहूँ बात करूँ जिसमें मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं किया है, उस बेसिस पे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। फ्रांशियम भी इनकी फैमिली का मेंबर है पर वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बाद में हम ये बात करना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ हम इनका रिएक्शन देखेंगे। जिसमें हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ एयर। अगर मैं इनकी रिएक्शन एयर के साथ बात कर रही हूँ तो एयर में तो ऑक्सीजन भी आ जाता है, मॉइस्चर भी आ जाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है। और जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो दे स्पीडली गेट टार्निश। हमने बात की थी दे ऑल आर सिल्वरी वाइट मेटल। मेटल होने के कारण इनकी सरफेस जो होती है वो चमकीली होती है, लश्चरस होती है। मगर जैसा अभी हमने बात की दे आर हाईली रिएक्टिव। इनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है दे कैन ईजिली एंड विलिंगली कैन डोनेट दैट इलेक्ट्रॉन, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसलिए एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, उससे तेज़ी से रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के कारण ये टार्निश हो जाएंगे। टार्निश का मतलब होगा ये अपनी जो चमक है वो खो देंगे। इसमें थोड़े बहुत लेवल पे लिथियम का जिक्र किया जा सकता है जो एनोमली दिखाता है। ये इतनी आसानी से टार्निश नहीं होता क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि सॉलिड स्टेट में इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो उतनी तेज़ी से अपनी चमक नहीं खोगा जितना बाकी एलिमेंट खोएंगे। और ऑब्वियसली जैसे हमने रिएक्टिविटी के लेके बात की तो सीजियम वो सबसे पहले एलिमेंट होगा जो अपनी चमक खो देगा। तो इनके अगर पॉइंट्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दे गेट टार्निश, जैसे मैंने कहा टार्निश मतलब अपनी चमक खो देना, इन प्रेजेंस ऑफ
ड्राई और मॉइस्चर, चाहे ड्राई है तो भी और अगर मॉइस्चर वेपर सेंस में तो भी। अब इसके कारण एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है हमारे इस टॉपिक में, कि क्योंकि ये मेटल एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी चमक खो देंगे, इसलिए इन्हें कैरोसिन ऑयल में कैप्ट किया जाता है, उन्हें कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो दे कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल। और एक बात का और हम ध्यान रखेंगे कि लिथियम केरोसिन से हल्का होता है, तो अगर आपने लिथियम को इसमें रखने की कोशिश की तो ऊपर तैरता रहेगा, इसलिए उसे पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। तो लिथियम कैप्टन पैराफिन वैक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि इन एलिमेंट्स को इसलिए कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव के कारण ये एयर के कांटेक्ट में आते ही अपनी चमक खो देंगे। हम देख रहे हैं कौन कौन से कंपाउंड में ये चेंज हो जाएंगे, इसलिए इन्हें कैरोसिन में रखेंगे, परंतु अगर लिथियम को कैरोसिन में रखा है तो वो तैरना शुरू कर देगा, इसलिए हम उसको पैराफिन वैक्स में रखेंगे। अब आते हैं हम उन रिएक्शंस पे जो बताती हैं कि एयर के कॉन्टेक्ट में आके मेटल का क्या होता है। जब एक मेटल को हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो एयर में है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, और इसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड्स में। जैसे हम जानते हैं इसकी वैलेंसी 2 होती है और इसकी 1 होती है, तो सबसे पहले ये जो बनाएंगे वो बनाएंगे ऑक्साइड। अगर मॉइस्चर है तो ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे और वाटर के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, ये हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि एयर में CO2 का भी परसेंटेज होता है, तो CO2 से रिएक्ट करके ये बना देंगे कार्बोनेट्स। तो ये वो केमिकल नेचर है जो इनके साथ जो इनमें चेंजेस आते हैं एयर के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से ये हमने बात की थी कि दे गेट टार्निश, ये अपनी चमक खो देते हैं क्योंकि अभी मेटल के फॉर्म में नहीं रहे, ये ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या कार्बोनेट बना सकते हैं। इसमें मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, लिथियम की रिएक्टिविटी सॉलिड स्टेट में सबसे कम है। तो अगर आपसे पूछा जाए वो एलिमेंट जो सबसे कम रिएक्टिव है या जो सबसे धीरे से अपनी चमक खोएगा तो उसका नाम होगा लिथियम। लिथियम को लेकर एक और हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखना है, और वो ये है लिथियम इज ओनली एलिमेंट इन दिस ग्रुप। मैं जो भी बात कर रही हूँ इनके ग्रुप के रिगार्डिंग कह रही हूँ। लिथियम इज ओनली एलिमेंट इन द ग्रुप that can directly react with nitrogen. ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ सीधे रिएक्शन दिखाएगा, बाकी इनका कोई भी फैमिली में नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दिखाता। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि नाइट्रोजन की डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें टेम्परेचर लगेगा, डायरेक्ट नहीं रिएक्शन, पर ये आपस में रिएक्ट करके बनाएगा लिथियम नाइट्राइड। तो ये हमारे 6 एटम लिथियम के हो गए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि लिथियम अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट होता है। लास्ट में डिस्कस किया जाता है कि पहला एलिमेंट किन वजहों से और क्या क्या एनॉमली दिखाता है जो उसकी फैमिली से अलग है।
मगर साथ में हमारे पढ़ते पढ़ते भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे अभी एक आज हमने देखा कि उसे पैराफिन वैक्स में रखा जाता है क्योंकि वो केरोसिन से हल्का है, जबकि बाकी मेंबर्स केरोसिन में रखे जाते हैं। वैसे लिथियम अकेला है जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है फैमिली और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बिहेवियर में चेंज देखने के लिए मिलता है। सब में लिथियम कौन सा एक और एनोमली जो दिखाने वाला है और उसकी वजह क्या है। तो अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप टाइम पे पढ़ते जाएंगे, मगर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बेसिस से बोलूँ तो हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन पढ़ेंगे, वाटर के साथ रिएक्शंस पढ़ेंगे, हेलोजन के साथ पढ़ेंगे। उन सभी में सबसे प्रायोरिटी ये रखती है सभी कंपाउंड्स के रिएक्शंस में कि ये ऑक्सीजन के साथ कैसे ये बिहेव करता है। सबसे पहले हम लिथियम की बात करते हैं। ये जो हमारा एलिमेंट है लिथियम, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड्स बनाता है। चलिए लिथियम की बात करते हैं। सबसे पहले ये रहा लिथियम, इसकी रिएक्शन की हमने ऑक्सीजन के साथ में, अकॉर्डिंग टू द ऑक्साइड O⁻² नेगेटिव बनेगा Li2O विच इज लिथियम ऑक्साइड। एक और एनॉमलस बिहेवियर है लिथियम का, दो तो हम देख ही चुके हैं, पैराफिन में स्टोर करना क्योंकि केरोसिन के ऊपर ये तैरता है, फैमिली का अकेला मेंबर जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है। और उसके बाद में आ रहा है थर्ड एनॉमली, उसको देखने के लिए लिथियम के बाद बारी आती है सोडियम की। ये ऑक्सीजन सब कैसे अलग हैं ये मैं अभी आपसे अलग से डिस्कस करूँगी, मगर सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाता है पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड बनाता, तो लिथियम पेरोक्साइड नहीं बनाता है, नॉर्मली है, तो बनेगा सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम की बात करें तो ऑक्साइड ही बनाता है, पेरोक्साइड ही बनाता है, और जो नेक्स्ट पार्ट बनाने वाली है सुपर ऑक्साइड, वो भी कुछ एक्सटेंट तक बनाता है। पर लिथियम स्ट्रिक्टली फ्रॉम ओनली ऑक्साइड, वो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। इनके जुड़ने वाले ऑक्सीजन के नाम में क्या फ़र्क है और इनमें केमिकली क्या फ़र्क होता है, मैंने कहा अभी हम डिस्कस करने वाले। और तीसरे जो है वो बाकी मेटल्स, देखिएगा इनका फॉर्मूला, तो ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। तीनों के फॉर्मूले फर्क है, आप देख सकते हैं। ऑक्साइड वाज Li2O, पेरोक्साइड वाइज Na2O2 और ये MO2। दीज आर मेटल सुपर ऑक्साइड। और जो मैंने यहाँ मेटल लिखे हैं उन मेटलों में शामिल हैं, जो बच गए, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, बचा पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इसके एक मेंबर को लगातार हम छोड़ रहे हैं, दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रांशियम। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में फ़र्क है। एनॉमली, लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, ना ये पेरोक्साइड बनाता है और ना ही ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। अब वजह जानना चाहते हैं इसके पीछे हम, और साथ में ये जो ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, इनके केमिकल नेचर में हम फ़र्क देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी वजह देखना चाहते हैं कि इन तीनों ने बिहेवियर अलग अलग क्यों दिखाया है, तीन तरह के बिहेवियर क्यों दिखने के लिए मिले। सबसे पहले बताती हूँ आपको इनकी ऑर्डर ऑफ साइज। ऑर्डर ऑफ साइज में इन तीनों में, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में, सबसे छोटी साइज का होता है ऑक्साइड। इसे ड्रॉ करते हैं हम ऑक्साइड को। ये ऑक्सीजन, इसकी वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मैं इस तरह के 6 पॉइंट्स है इसको दिखा रही हूँ, 2, 3, 4, 5 और 6।
और मैं दो इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा रही हूँ क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन ये हैं जो इसके नहीं है, इसने किसी और से लिए हैं, जिसकी वजह से इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ये ऑक्साइड है जो साइज में सबसे छोटा होता है। साइज के ऑर्डर के साथ हम लोग वेरिएशन भी देख लेंगे। फिर आते हैं, बारी आती है नेक्स्ट पेरोक्साइड की। ये जो पेरोक्साइड है इसमें दो ऑक्सीजन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये एक बॉन्ड बना चुके होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुका है, बचे 5, तो ये 3, ये 4, ये 5, 4, ये 5 और यहाँ ये आ गया एक छठा इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही यहाँ पर ये 4, 5 और ये 6। इन दोनों पे ही एक -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्योंकि दोनों ने ही इसी इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ 2 सोडियम है क्योंकि दोनों सोडियम से उसने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया होंगे। तो ये होता है पेरोक्साइड, ये होता है पेरोक्साइड जिससे साइज में और भी बड़ा होता है। तो ये ऑक्साइड जो है वो साइज में बड़ा है इससे। अब आते हैं तीसरे पे जो साइज में सबसे बड़ा होता है, दैट इज सुपर ऑक्साइड। आप देख रहे हैं यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है क्योंकि मेटल से एक ऑक्सीजन मिला होगा। तो इसमें जो है वो काम करती है, वो और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग काम करती है। देखिएगा किस तरह, ये रहा ऑक्सीजन, ये नॉर्मल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की जिसमें एक बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ भी अगर मैं इनके 2 इलेक्ट्रॉन रखूँ तो मैं एक इलेक्ट्रॉन की साइज़ बड़ी बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉन की साइज़ डिफरेंट नहीं होती है, ये बताने के लिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है। अगर मैं m की बात करूँ तो ये मेटल से मिला हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाकी इलेक्ट्रॉन 2 ये हो चुके हैं, 2 ये 2, ये 4 और 2 6, और ये 2 2 4 और ये 2 6। इस तरह हो गए हर एक ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो इससे मिला है। इस वजह से इस पर ओवरऑल दोनों को मिलाकर एक -1 चार्ज होता है। और अक्सर हम यही बात करते हैं नॉर्मल बॉन्डिंग में कि 2 एलिमेंट के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, पर जहाँ पे आप देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इसे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं। तो ये है सुपर ऑक्साइड जो साइज में सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले हमने देखा इन तीनों ही ऑक्सीजन के टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है, चार्जेस वेरिएबल है। यहाँ एक ही ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, या 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, तो एक पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया और वहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिला के एक 1 नेगेटिव है। अभी वजह जानना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल सी एक बात है कि जिस एलिमेंट को आप बॉन्डिंग में यूज़ कर रहे हैं उसकी साइज दूसरे वाले के साथ मैच कितनी करती है उससे डिसाइड होती है स्टेबिलिटी। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इन सब में ऑक्साइड सबसे छोटा है, तो उस फैमिली में लिथियम सबसे छोटा है। मतलब एक छोटी साइज़ का मेटल अगर छोटी साइज़ के ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो स्टेबल बॉन्ड बनेगा। और हमेशा केमिकल रिएक्टिविटी में कोशिश यही होती है कि बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल हो। सिमिलरली पेरोक्साइड जो साइज़ में थोड़ा बड़ा है, उसी तरह लिथियम से सोडियम पे जाने पे साइज़ थोड़ी बड़ी है। मतलब ये कह सकते हैं सोडियम भी इंटरमीडिएट साइज़ का है, पेरोक्साइड भी इंटरमीडिएट साइज़ का है, इसलिए वो बेटर बॉन्डिंग करके स्टेबल बॉन्ड बना सकेंगे। बहुत ग्रुप में नीचे है 3 की पोजीशन, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। दीज आर द मेंबर ऑफ अल्कली मेटल विद द बिग साइजेस। बड़ी बड़ी साइज़ के मेटल हैं ये अल्कली एलिमेंट, इसलिए सुपर ऑक्साइड जैसे बड़े नॉन मेटल के साथ ही ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे। इस तरह मैच करते हुए साइज़ यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं। छोटी साइज़ का छोटे के साथ बॉन्ड, बड़ी साइज़ का बड़े वाले के साथ बॉन्ड, इंटरमीडिएट साइज़ वाले का इंटरमीडिएट वाले के साथ बॉन्ड, उससे स्टेबिलिटी बनी रहती है कंपाउंड्स की। इस तरह इस रिएक्शन के बाद में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने चाहते हैं इनके, जिसमें पहला जो पॉइंट है मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि जब ऑक्साइड और पेरोक्साइड्स बनते हैं और जब ये प्योर होते हैं तो दे आर कलरलेस, पर सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो येलोइश ऑरेंज कलर के होते हैं। तो ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड्स आर कलरलेस when they are pure
but superoxides are colored. येलोइश ऑरेंज मेटल पे डिपेंड करता है, जनरली आर येलोइश कलर. इसके अलावा सेकेंड पॉइंट जो रिलेटिवली ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एग्ज़ाम के हिसाब से, अगर आप यहाँ नोटिस करें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं उन्हें डायमैग्नेटिक कहते हैं. वो कंपाउंड जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड हो जाता है, दिस इज डायमैग्नेटिक. इसमें आप देख रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयर बन चुकी है, मगर इसमें आप देखें तो अगर यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में हैं तो 2 ही पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड माना जाएगा, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहते हैं पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं. तो ऑक्साइड और पैराऑक्साइड जहाँ डायमैग्नेटिक है वहीं याद रखिएगा जो सुपर ऑक्साइड है वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं. दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. और थर्ड एप्लीकेशन बेस पर है, खैर जब सोडियम की एप्लीकेशन आती तब इसका जिक्र भी होता है. बता दो आपको कि जो सोडियम का पेरोक्साइड आप देख रहे हैं Na2O2, दिस पेरोक्साइड इज़ वेरी यूजफुल सब्सटेंस, क्योंकि इसे लैब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रूप में यूज़ किया था. दिस सोडियम पेरोक्साइड इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस वी कैन से इन द साइंस फील्ड, क्योंकि इसे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन विद द ऑक्सीजन. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी रिएक्शन विद वाटर. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, रिएक्शन विद वाटर. जब केमिकल रिएक्टिविटी की स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, क्योंकि ये आसानी से अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ देखने के लिए मिलती है. ये पानी के साथ बहुत स्पीडली रिएक्ट करते हैं, और जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स. तो दे स्पीडली रिएक्ट विद वाटर, द ऑल मेटल्स दे रिएक्ट विद वाटर, फॉर्म हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के साथ में ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है. ये जो पानी के साथ स्पीडली रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये जो एक्सोथर्मिक नेचर है वो कई बार एक्सप्लोजिव भी हो सकता है. तो ये एक्सप्लोजिव नेचर ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये बहुत एफिनिटी के साथ बहुत विलिंगली बना रहे हैं हाइड्रोक्साइड्स. इनका नाम भी है अल्कली मेटल्स, अल्कली मीन्स बेस. तो ये तेज़ी से पानी के साथ रिएक्शन करेंगे और ये बहुत तेज़ी से हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, और निकलने वाली एनर्जी कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि रिएक्शन कुड बी एक्सप्लोजन. अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो रिएक्शन के दौरान एक्सप्लोजन भी हो सकता है. कैसे कंट्रोल करें इसकी स्पीड, इसके लिए ध्यान रखिएगा. Usually alkali metals used as amalgams. अमलगम हम जानते होंगे मर्क्यूरी के साथ अलॉय ऑन रिएक्शन विथ वाटर. जनरली पानी से रिएक्ट करते वक्त इनकी रिएक्शन को कंट्रोल कर सके, एक्सप्लोजन ना हो, इसलिए हम इन्हें जनरली अमलगम के फॉर्म में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम अमलगम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा. अगर आपसे पूछा जाए कि इनके एक्सप्लोजन नेचर को कैसे कंट्रोल किया जाता है तो हम कहेंगे कि ये यूजुअली
कंट्रोल कर सकें हम, इसलिए इसे हम सोडियम अमलगम के रूप में यूज़ करते हैं। अब ये जो रिएक्शन है जो हाईली एक्सोथर्मिक है, पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन दिखा रहे हैं, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन के विपरीत कोई प्रोसीजर होती है जिसमें अगेन एक एनॉमली दिखाई देती है लिथियम की। और आज की हमारी पढ़ी गई एनॉमली में याद कीजिएगा कि कौन कौन सी एनॉमली थी। पहला कि बाकी सबको कैरोसिन में जहाँ स्टोर करते हैं वहीं लिथियम को पैराफिन वैक्स में करते हैं। लिथियम अकेला है जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन दिखा पाता है, बाकी फैमिली मेम्बर्स नहीं दिखा पाते। अगला लिथियम अकेला है जो ऑक्साइड बनाता है, ना तो वो परऑक्साइड बनाता है ना ही वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह एक एनॉमली यहाँ देखने के लिए मिल रही है। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा गया वो पॉइंट याद कीजिए कि मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण, तो यहाँ तो पानी भी है, किसी भी बाकी फैमिली मेम्बर के कंपेयर में लिथियम के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। दैट लिथियम इज़ अ मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इवन इन पूर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद रखिए पोजिशन वाइज लिथियम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और जब हम ये पढ़ते हैं एक जनरल एक्सपेक्टेशन के तहत हमें लगता है कि ये अगर मेटल में पूछा जाए कि रिएक्शन सबसे पहले किस में होगी तो हमारा जवाब पक्का लिथियम होगा। मगर एनॉमली ये है कि इसकी रिएक्टिविटी सोडियम से भी सबसे कम है। सबसे धीरे से ये पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। इवन मतलब हमारा ऑर्डर होना चाहिए था सबसे कम सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव पानी के साथ लिथियम करेगा। मगर क्योंकि एनॉमली है, एग्जामिनेशन में पूछी गई एनॉमली है, ध्यान रखिएगा जो लिथियम है उसकी स्पीड सोडियम से भी कम होती है। तो हम वजह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। जस्ट हाइड्रेशन को, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में फ़र्क होता है, पहले तो ध्यान रखिएगा। हाइड्रेशन का मतलब होता है द सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। एक कंपाउंड पढ़ा था LiCl.2H2, इसमें लिथियम ने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को लॉस किए, वाटर को नहीं किए। और लिथियम क्लोराइड जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, जो ऑब्वियस सी बात है वाटर में डिसोशिएटेड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में भी, वो इस प्लस के साथ किससे जुड़ा हुआ है, दो वाटर मॉलिक्यूल से, विदाउट रिएक्टिंग विथ इट। वो उसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, जस्ट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। मगर यदि उस वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो क्लोरीन को छोड़ देता और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता, LiOH बना देता, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर टूटा और उसके एक पार्ट से मेटल जुड़ गया, ये लिथियम में सबसे कम है। वजह है हाइड्रेशन, कि आपकी जो लिथियम की आयन है पॉजिटिवली चार्ज, वो अपने स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज के कारण वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और जब ये वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, वजह यह है क्योंकि इस तरह वो सबसे हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज कर पा रहा है। तो जब ये हाईली सराउंडेड है वाटर मॉलिक्यूल से, तो होगा ये कि जो रिएक्शन है वाटर की जिसमें उसे हाइड्रोक्साइड बनाना है, उसमें इसकी स्पीड कम हो गई क्योंकि वो उस रिएक्शन करने वाले वाटर के सीधे कांटेक्ट में नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। या इस तरह समझिए कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसे वाटर्स के साथ कांटेक्ट में आकर हाइड्रोलिसिस, ये प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक है पर इसमें इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही जितनी कि वो वाटर से डायरेक्ट जुड़ने में हो रही है। तो कंपैरिजन बेसिस कि वाटर से रिएक्शन में कम एनर्जी रिलीज हो रही है और वाटर से जुड़े हुए रहने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो लिथियम की स्पीड सबसे कम होती है। I'm again repeating, it's very important। हमें लगता है कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो सबसे तेज़ी से रिएक्शन करेगा, मगर इसकी वाटर से रिएक्ट करने की, हाइड्रेशन की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वाटर से डायरेक्ट जुड़ने की, पर अपने बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन लॉस करके OH से जुड़ने की स्पीड इसकी बहुत कम होती है। तो अगर आप लिथियम को, इवन लिथियम को भी डालेंगे तो वाटर से सराउंड हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी वो वाटर से डायरेक्ट जुड़ के रिलीज कर चुका है, तो स्पीड इज़ वेरी स्लो। पहली चीज़। दूसरी, अगर हम बाकी बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि जो लिथियम है वो बहुत मुश्किल से LiOH बनाएगा, और दूसरी बात जो कंपाउंड के नेचर में बात की गई थी कि लिथियम का छोटा साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज पोलराइजेशन करता है,
जिससे कोवलेंट कैरेक्टर क्रिएट होता है। तो अगर हम बेसिसिटी के ऑर्डर की बात करेंगे, सबके सब बेस हैं, मगर इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बेसिसिटी के ऑर्डर में भी लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे पीछे नज़र आता है। दिस इज लिथियम हाइड्रोक्साइड, कोवलेंट कैरेक्टर क्रिएट हो गया। उससे ज़्यादा बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे ज़्यादा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उससे ज़्यादा रुबीडियम हाइड्रोक्साइड और सबसे ज़्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। और याद रखिए दे ऑल आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबके सब सफ़ेद क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सभी वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग होल पीरियोडिक टेबल। मेटल्स और भी हैं इस पीरियोडिक टेबल में, काफ़ी सारे मेटल हैं, सब बेसिस बनाते हैं, पर दे फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली लिथियम का हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें क्या क्रिएट है, कोवलेंट कैरेक्टर, टूट जाएगा। इट प्रेफर टू फॉर्म ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड जब भी गर्म किए जाते हैं तो टूट के वो ऑक्साइड बनाते हैं। पर इट्स एडिशनल पॉइंट, सबसे इस ओवरऑल में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट रखते हैं कि रिएक्टिविटी को कम करने के लिए डायरेक्ट पानी से रिएक्ट न करके अमलगम के फॉर्म में यूज़ करें, और दूसरा एक्सपेक्टेशन के विपरीत उसके हाइड्रेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है इन कंपेयर टू रिएक्शन विथ वाटर, इसलिए सोडियम से भी कम स्पीड के साथ लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है।